Hello guys, welcome back to this video. So in this video, we are going to study the first chapter of class 11th Hornbill book of English, and the name of the chapter that we are going to study today is The Portrait of a Lady, written by Khushwant Singh. खुशवंत सिंह के बारे में भी हमें थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। तो खुशवंत सिंह जो हैं वो एक इंडियन राइटर रह चुके हैं और वो एक इंडियन लॉयर भी थे। सो ही वॉज एन इंडियन राइटर एंड वॉज एन इंडियन लॉयर। So, Khushwant Singh in this story shares his relationship with his grandmother over the years. मतलब इस स्टोरी में जो खुशवंत सिंह हैं वो अपनी दादी माँ के साथ उनका क्या रिलेशन था उसको वो इस स्टोरी में हमारे साथ शेयर करते हैं। The way he has written this chapter creates an image of her grandmother in the minds of the readers. मतलब जिस तरह से उन्होंने ये चैप्टर लिखा है उससे ऐसा लगता है पढ़ते पढ़ते रीडर्स के माइंड्स में कि उनकी ग्रैंडमदर की जो इमेज है, जो उनकी पेंटिंग है, वो हमारे दिमाग में क्रिएट हो जाती है। उन्होंने इसलिए चैप्टर का नाम पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी रखा है बिकॉज जिस तरह से उन्होंने वर्ड्स का इस्तेमाल करा है उससे एक साफ साफ उनकी ग्रैंडमदर का पोर्ट्रेट हमारे सामने उभर कर आ रहा है। So let's see the story. It's a very interesting story. So let's get started. My grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. वो बोल रहे हैं कि उनकी ग्रैंडमदर हर किसी की ग्रैंडमदर की तरह बूढ़ी बूढ़ी औरत ही थी। जैसे सबकी ग्रैंडमदर बूढ़ी हो जाती हैं वैसे ही उनकी ग्रैंडमदर भी बूढ़ी ही थी। She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. वो बोल रहे हैं कि पिछले 20 सालों से जब से मैं उनको जानता हूँ तब से मैंने उनको हमेशा ओल्ड देखा है और उनके चेहरे पर रिंकल्स देखे हैं यानी झुर्रियाँ देखी हैं। हमेशा से पिछले 20 सालों से वो मुझे ओल्ड ही नज़र आई हैं। People said that she had once been young and pretty and had even had a husband. तो वो बोल रहे हैं कि लोग ये कहते थे कि वो अपने टाइम में एक बार बहुत यंग हुआ करती थी, बहुत जवान हुआ करती थी और बहुत सुंदर हुआ करती थी और उनका इवन हस्बैंड भी हुआ करता था। तो लोग ये कहते हैं तो मुझे बड़ा अजीब लगता है। मेरे लिए ये बिल्कुल बिलीव करने वाली बात ही नहीं है। मुझे इस बात पर भरोसा ही नहीं होता कि मेरी ग्रैंडमदर कभी यंग और प्रिटी होंगी और उनका कोई हस्बैंड होगा। ऐसा वो इसलिए कहते हैं बिकॉज उन्होंने ग्रैंडमदर को जब से देखा है तो ओल्ड और रिंकल्ड ही देखा है, तो वो अपनी ग्रैंडमदर की यंग इमेज क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं अपने माइंड में। My grandfather's portrait hung above the mantelpiece in the drawing room. वो बोल रहे हैं कि उनकी जो ग्रैंडफादर की तस्वीर है वो भी मैंटल पीस के ऊपर ड्राइंग रूम में टंगी हुई है। मैंटल पीस क्या होता है? फायर प्लेस, जहाँ पे आग वाग जलाते हैं उस जगह को हम मैंटल पीस बोलते हैं। वो कह रहे हैं कि मैंटल पीस के ऊपर जो है उनकी ग्रैंडफादर की तस्वीर ड्राइंग रूम में यानी लिविंग रूम में टंगी हुई है। He wore a big turban and loose fitting clothes. वो बता रहे हैं कि उनके जो ग्रैंडफादर हैं उन्होंने बड़ी सी टर्बन का मतलब होता है पगड़ी, बड़ी सी पगड़ी पहनी रखी है और ढीले ढाले कपड़े पहने हुए हैं उस पिक्चर में, उस पोर्ट्रेट में। His long white beard covered the best part of his chest and he looked at least 100 years old. तो उनकी जो है बहुत बड़ी सी सफ़ेद दाढ़ी है और उनकी जो बड़ी सी सफ़ेद दाढ़ी है वो उनके चेस्ट को पूरे के पूरे चेस्ट के पार्ट को कवर करती है और वो लगभग उनको देख करके ऐसा लग रहा है जैसे कि वो कम से कम 100 साल के तो होंगे ही। He did not look the sort of a person who would have a wife or children. He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. तो वो कहते हैं कि वो बिल्कुल ऐसे इंसान नहीं लग रहे थे, देख करके इतने ज़्यादा ओल्ड थे कि वो लग ही नहीं रहे थे कि उनकी कोई वाइफ होगी और कोई उनके बच्चे होंगे, ऐसे लग ही नहीं रहे थे क्योंकि वो बहुत ओल्ड थे। अब एक यंग इंसान की वाइफ होती है, चिल्ड्रन होती है, ऐसा हम यूजुअली सोचते हैं, ठीक है, पर वो ज़रूर लग रहे थे। ऑथर कह रहे हैं कि बहुत सारे उनके ग्रैंड चिल्ड्रन यानी पोते और पोतियाँ बहुत सारे होंगे उनके, इतने ज़्यादा ओल्ड थे वो। As for my grandmother being young and pretty, the thought was almost revolting. तो वो जब भी ये सोचते हैं कि उनकी ग्रैंडमदर कभी यंग और प्रिटी भी होंगी, ये थॉट हमेशा रिवॉल्टिंग होता है यानी उनकी थॉट से बिल्कुल अपोजिट होता है। मतलब वो कभी ये सोच ही नहीं पाते कि उनकी ग्रैंडमदर कभी यंग और प्रिटी भी होंगी। She often told us of the games she used to play as a child that seemed quite absurd and undignified on her part, and we treated it like the fables of the prophets she used to tell us.
वो बताते फिर कहते हैं कि उनकी ग्रैंड मदर जो है उनको गेम्स के बारे में भी बताती थी जो कि वो बचपन में एज अ चाइल्ड खेलती थी। अब वो जिस तरह से बताती थी तो वो बहुत ऑकवर्ड, एब्सर्ड का मतलब होता है बहुत स्ट्रेंज, बहुत अजीब लगता था उनके पार्ट पर ये सारी बातें करना, अनडिग्निफाइड, ये बात उनके ऊपर अच्छी नहीं लगती थी। फेबल्स का मतलब क्या होता है? फेबल्स का मतलब होता है शॉर्ट स्टोरीज जिनमें हमेशा कोई ना कोई एक मॉरल निकलता है लास्ट में, है ना, उसको हम फेबल्स बोलते हैं। तो वो लोग सुन तो लिया करते थे उनके गेम्स के बारे में, ऑथर सुना तो करते थे उन गेम्स के बारे में, लेकिन वो उनको फेबल्स ऑफ द प्रॉफिट्स जैसे कि गॉड की या गॉड से रिलेटेड जो स्टोरीज़ हैं उनकी तरह ट्रीट करते हुए सुना करते थे। अब यहाँ तक हमें समझ में आया है कि उन्होंने अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है अपनी ग्रैंड मदर के बारे में, और थोड़ा सा ग्लिम्स उन्होंने अपने ग्रैंडफादर के बारे में भी दिया है। सो लेट्स सी फर्दर इन द स्टोरी। शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट। नाउ द ऑथर इज डिस्क्राइबिंग हर ग्रैंड मदर्स फिजिकल एक्सपीरियंस, फिजिकल अपीयरेंस को वो यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहे हैं कि उनकी ग्रैंड मदर कैसी लगती हैं। तो वो बताते हैं कि उनकी ग्रैंड मदर हमेशा से शॉर्ट रही थी हाइट में, थोड़ी सी फैट रही थी यानी थोड़ी सी मोटी रही थी, और थोड़ी सी झुकी हुई चलती थी वो। हर फेस वॉज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। और उनका पूरा का पूरा चेहरे पर क्रिस क्रॉस करके यानी क्रॉस के साइन जैसे पूरे के पूरे चेहरे पर एक जगह से दूसरी जगह पर पूरा का पूरे चेहरे पर रिंकल्स यानी झुर्रियाँ थीं। नो वी वर सर्टेन दैट शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड known her, old, so terribly old that she couldn't have grown older and had stayed at the same age for 20 years. वो कह रहे हैं नहीं, मैं इस बात का बिल्कुल श्योर था, सर्टेन मतलब ही वो श्योर थे कि उन्होंने जिस तरह से उनको देखा है वो वैसी ही हैं, और वो कहते हैं कि वो इतनी ज़्यादा ओल्ड हैं, टेरिबली ओल्ड यानी मैक्सिमम ओल्ड हैं, इससे ज़्यादा वो ओल्ड ग्रो कर ही नहीं सकती हैं वो कहते हैं। और मुझे तो ऐसा लगता है कि वो पिछले 20 सालों से एक ही एज पर रुकी हुई हैं, उतनी ही ओल्ड वो 20 साल पहले थी और आज भी वो उतनी ही ओल्ड हैं। शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटिफुल। वो कह रहे हैं कि उनकी ग्रैंड मदर कभी प्रिटी नहीं हो सकती। प्रिटी का मतलब क्या होता है बच्चा? चेहरे से आप मतलब सुंदर हो, आपका जो फेस है वो फैसिनेटिंग और अट्रैक्टिंग हो, उसको हम भी प्रिटी बोलते हैं। ब्यूटीफुल का मतलब होता है आप सोल वाइज, आप हार्ट वाइज, आप अपने दिल से अच्छे हो, उसको हम बोलते हैं ब्यूटीफुल। So now let's get begin again. So वो मतलब ये कह रहे हैं कि उनकी जो ग्रैंड मदर हैं वो फेस वाइज इतनी अट्रैक्टिंग और फैसिनेटिंग नहीं थी, लेकिन वो दिल से बहुत अच्छी थी। She hobbled about the house in a spotless white, with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other tallying the beads of her rosary. सो यहाँ पर अलग अलग वर्ड्स आए हैं, उनके मीनिंग्स देख लेते हैं। हॉबल्ट का मतलब होता है वॉकड विद डिफ़िकल्टी या वॉकड इन एन ऑकवर्ड वे, मतलब एक अजीब तरीके से मुश्किल के साथ चलना, मतलब एक तरह से आप बोल सकते हो लंगड़ाते हुए चलना। स्पॉटलेस वाइट का मतलब है कि ऐसे वाइट कलर का कपड़ा जिस पे एक भी दाग ना लगा हो। और स्टूप का मतलब होता है जब आपकी बॉडी आगे की तरफ यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में इंक्लाइन करती है तो हम उसको स्टूप बोलते हैं, मतलब बॉडी का आगे की तरफ झुकना। और बीड्स ऑफ अ रोजेरी का मतलब है, रोजरी मतलब होता है माला, और बीड्स मतलब उसमें दाने, यानी ऐसी माला जिसमें दाने हो, जिसमें रुद्राक्ष की माला जिसे हम बोलते हैं वैसे ही कुछ समझ लो आप। तो वो बताते हैं कि उनकी ग्रैंड मदर पूरे घर में बड़ी मुश्किल से चलती थी अपने स्पॉटलेस वाइट कपड़े पहनकर, और एक हाथ उनका जो है उनकी कमर पे होता था अपनी बॉडी की आगे की डायरेक्शन में गिरने को बचाने के लिए वो हमेशा एक हाथ अपनी कमर पे रखती थी, और दूसरा हाथ में उनकी रुद्राक्षी माला होती थी जिसको वो जपती रहती थी, पढ़ती रहती थी। अब आगे देखते हैं। हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर हर पेल पकर्ड फेस। अब उनके सिल्वर लॉक्स का मतलब यहाँ पर क्या है? उनकी वाइट हेयर, क्योंकि उनके बाल सफ़ेद हो चुके होंगे तो उसकी बात हो रही है सिल्वर लॉक्स की। तो वो बोलते हैं, और पेल का मतलब होता है बिल्कुल चेहरे का रंग उड़ जाना, चेहरा पीला पड़ जाना, और पकर्ड का मतलब है द फेस दैट इज़ फिल्ड विद रिंकल्स, ये यानी एक ऐसा चेहरा जो पूरा का पूरा झुर्रियों से भरा हुआ हो।
ठीक है, एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर। अब वो बता रहे हैं कि उनकी जो ग्रैंड मदर हैं उनके बाल, सफ़ेद बाल हमेशा उनकी रिंकल से भरे हुए चेहरे पर हमेशा फैले रहते थे, यानी खुले रहते थे, उनके चेहरे पर उनके बाल आते रहते थे। और उनके जो लिप्स हैं, उनके जो होंठ हैं, वो लगातार इनऑडिबल प्रेयर, यानी वो मन में पढ़ती रहती थी प्रेयर जिसकी आवाज़ नहीं आती थी, तो लिप्स उनके हमेशा उन प्रेयर्स को पढ़ने में मूव करते रहते थे। येस, शी वॉज ब्यूटिफुल। वो कहते हैं कि उनकी ग्रैंड मदर हाँ सच में ब्यूटिफुल थी। द वे शी यूज़ टू प्रे एंड द वे शी यूज़ टू लिव हर लाइफ, in that way she was beautiful. She was like the winter landscape in the mountains, an expanse of pure white serenity, breathing peace and contentment. Now यहाँ पर ऑथर अपनी ग्रैंड मदर के कैरेक्टर को कंपेयर कर रहे हैं लैंडस्केप में जो माउंटेन्स होते हैं उससे कंपेयर कर रहे हैं। तो वो बोल रहे हैं कि उनकी जो ग्रैंड मदर हैं वो बिल्कुल माउंटेन्स में जो विंटर का लैंडस्केप होता है जो पूरा बर्फ़ से ढक जाता है, बिल्कुल वैसी हैं। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट, यानी एक फैलाव बिल्कुल साफ से सफ़ेद रंग का। तो मतलब वो ये बोलना चाहते हैं कि जिस तरह से जो लैंडस्केप होते हैं माउंटेन्स में जितने वो शांत होते हैं, सफ़ेद एकदम बिल्कुल शांत रहते हैं, उसी नेचर की उनकी ग्रैंड मदर थी, बिल्कुल शांत, बिल्कुल पीसफुल रहती थी। एंड कंटेंटमेंट का मतलब होता है सेटिस्फैक्शन, यानी हर ग्रैंड मदर वॉज सेटिस्फाइड विद वट एवर शी हैड, यानी उनकी ग्रैंड मदर जितना भी उनके पास कुछ था वो उसमें सेटिस्फाई रहती थी अपनी लाइफ से। अब आगे देखते हैं। तो यहाँ तक हमें समझ में आया कि ऑथर ने अपनी ग्रैंड मदर के फिज़िकल अपीयरेंस पर हमें यहाँ पर बताया है। अब आगे यहाँ से स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होना शुरू हो जाती है। My grandmother and I were good friends. My parents left me with her when they went to live in the city and we were constantly together. तो वो कह रहे हैं कि मेरी ग्रैंड मदर और मुझ में दादी माँ का रिश्ता कम, फ्रेंड्स ज़्यादा थे, हम लोग अच्छे दोस्त हुआ करते थे। वो बोल रहे हैं कि मेरे पेरेंट्स मुझे मेरी दादी के साथ छोड़ गए थे जब वो सिटी में सेटल होने के लिए, यानी शहर में काम कारोबार के सिलसिले में सेटल होने के लिए गए थे। तो उस दौरान वो मुझे गांव में दादी के साथ छोड़ गए थे और तब से मैं अपनी दादी के साथ एक साथ रह रहा था। She used to wake me up in the morning and get me ready for school. तो बताते हैं कि उनकी ग्रैंड मदर रोज़ उनको सुबह उठाया करती थी और रोज़ उनको तैयार करती थी उनके स्कूल के लिए, खुशवंत को। She said her morning prayer in a monotonous sing song while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get it to know by heart. तो वो कह रहे हैं कि जब मुझे वो नहलाती थी, जब वो मुझे तैयार करती थी, तो उस दौरान वो एक मॉर्निंग प्रेयर, बहुत मोनोटनस का मतलब होता है बोरिंग सी, तो वो नहाते समय, तैयार करते समय वो एक बोरिंग सी प्रेयर गाया करती थी मॉर्निंग वाली। और वो इसलिए गाती थी, इस होप में गाती थी कि मैं उसको प्रेयर को सुनूं और उसको बाय हार्ट यानी बिना देखे मैं उसको लर्न कर लूं, इस होप में। अब ऑथर क्या कहते हैं इस पर? आई लिसन बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस बट नेवर बॉदर टू लर्न इट। वो कहते हैं कि मैंने सुना, मैं उनकी मॉर्निंग प्रेयर को सुनता था क्योंकि मुझे उनकी वॉइस अच्छी लगती थी। आई यूज़ टू लव हर वॉइस, लेकिन मैंने कभी भी ये चिंता नहीं करी उसको याद करने की। बॉदर्ड का मतलब होता है कंसर्न करना। मैंने कभी भी चिंता नहीं जताई उस चीज़ को लर्न करने की, उस प्रेयर को। Then she would fetch my wooden slate which she had already washed and plastered with yellow chalk, a tiny earthening pot and a red pan, tie them all in a bundle and hand it to me. उसके बाद में वो बोल रहे हैं कि उसके बाद में वो मेरी वुडन स्लेट आपको पता हो या नहीं पता हो शायद, जैसे ब्लैक बोर्ड होता है ब्लैक कलर का, तो उस टाइम पर बच्चे अपनी स्लेट, एक ब्लैक बोर्ड का एक पीस आप कंसिडर कर सकते हो, तो वो उसको लेकर के जाते थे। ठीक है, तो उस दौरान वो कह रहे हैं कि उनकी ग्रैंड मदर जो हैं जाती थी और लेकर के आती थी। फैच का मतलब होता है जाना और किसी चीज़ को लेकर आना। तो उनकी ग्रैंड मदर जाती थी और उनकी स्लेट को लेकर के आती थी जो कि उन्होंने पहले से ही धोई रखी होती थी, और वो येलो चॉक वगैरह सब प्लास्टर यानी सब लगा करके लाती थी, चॉक और एक छोटा सा मिट्टी का इंक पॉट और एक रेड पेन। ये सारी चीज़ें वो एक बंडल में टाई करके लेकर आती थी और ऑथर को हाथों हाथ दे देती थी। After a breakfast of a thick stale chapati with a little butter and sugar spread on it, we went to school. उसके बाद में वो ब्रेकफास्ट करते थे और ब्रेकफास्ट में वो क्या करते थे, स्टेल का मतलब होता है अनफ्रेश, एक दिन बासी रोटी खाना।
ठीक है। मतलब तो उसके बाद में वो मोटी मोटी बासी रोटियों का नाश्ता करते थे, जिसके ऊपर वो थोड़ा सा बटर लगाते थे और थोड़ी सी चीनी फैलाते थे। उसके बाद वो उन रोटियों को खाकर स्कूल जाते थे। अब यहाँ पर ग्रैंड मदर भी उनके साथ स्कूल जाती थी, क्योंकि जो स्कूल था वो एक टेम्पल से अटैच था, और वो कि उनका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट तो है ही, तो इसलिए वो उनके साथ जाते थी। सो शी कैरीड सेवरल स्टेल चपातीज विद हर फॉर द विलेज डॉग्स, और वो बहुत सारी बासी चपातियाँ अपने साथ भी लेकर के जाती थी, सो दैट शी कुड फीड द विलेज डॉग्स, ताकि वो विलेज डॉग्स को फीड कर सकें, उनको खिला सकें रोटियाँ। My grandmother always went to school with me because the school was attached to the temple. वो कहते हैं कि मेरी ग्रैंडमदर हमेशा मेरे साथ स्कूल जाया करती थी, क्योंकि जो स्कूल था वो एक मंदिर से जुड़ा हुआ था, और मंदिर को उनका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है ही, तो वो तो ज़रूर जाएंगी। The priest taught us the alphabet and the morning prayer. While the children sat in the rows on either side of the veranda, singing the alphabet or the prayer in a chorus, my grandmother sat inside reading the scriptures. तो उसके बाद में वो बोल रहे हैं कि जो हमारे प्रीस्ट थे, वो हमें, जो उनके टीचर यानी जो पंडित हुआ करते थे, वो उनको अल्फ़ाबेट पढ़ाते थे, मॉर्निंग प्रेयर पढ़ाते थे, और बच्चे जो हैं वरांडा के दोनों साइड पर, एक रो वरांडा के इस साइड पर, एक रो वरांडा के उस साइड पर बैठी हुई होती थी। हम सब लोग बच्चे एक साथ, कोरस का मतलब होता है एक लय में गाना, एक साथ गाना, तो एक साथ हम अल्फ़ाबेट को गाते थे, एक साथ प्रेयर को गाते थे। उस दौरान मेरी ग्रैंड मदर जो है अंदर बैठ जाती थी मंदिर में, और वो स्क्रिप्चर्स पढ़ती थी। स्क्रिप्चर्स का मतलब होता है हॉली बुक्स, हॉली रीडिंग्स, यानी पवित्र बुक्स पढ़ना, रिलीजन की बुक्स पढ़ना, वो पढ़ा करती थी उस दौरान। सो व्हेन वी बोथ हैड फिनिश, जब दोनों ही फिनिश कर लेते थे, यानी ऑथर की भी स्टडीज़ फिनिश हो गई, ग्रैंड मदर ने भी स्क्रिप्चर्स पढ़ लिए, वी वुड बैक टुगेदर, तो उसके बाद में वी वुड वॉक बैक टुगेदर, फिर उसके बाद में वो दोनों एक साथ वापस घर जाया करते थे। This time the village dogs would meet us at the temple door. They followed us to our home, growling and fighting with each other for the chapatis we threw to them. और इस दौरान क्या होता था, इस बार जो है डॉग्स उनको, गांव के जो डॉग्स हैं वो मंदिर के दरवाजे पर मिलते थे, और वो उनको उनके घर तक फॉलो करते रहते थे आवाज़ करते हुए, और एक दूसरे से लड़ते रहते थे कि किसको रोटी मिलेगी किसको नहीं, पूरे घर तक उनके फॉलो करते रहते थे, और वो रोटी वो उनको दिया करते थे, खुशवंत और उनकी दादी। When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us. That was a turning point in our friendship. अब उसके बाद में जब ऑथर के पेरेंट्स अच्छे से सेटल हो गए शहर में, उनको काम कारोबार शायद मिल गया, तो उसके बाद में उन्होंने उनको बुला लिया। सेंट फॉर अस का मतलब होता है किसी चीज़ के, किसी को बुला लेना, सेंट का मतलब, तो उन्होंने खुशवंत को और उसकी दादी को शहर बुला लिया। दैट वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन आर फ्रेंडशिप। अब ऑथर बता रहे हैं कि जब उनके पेरेंट्स ने उनको सिटी में बुलाया, तो वो उनकी फ्रेंडशिप में एक बदलाव वाला समय आया, टर्निंग पॉइंट, एक ट्विस्टिंग पॉइंट आया उनकी रिलेशनशिप में। Although we shared the same room, my grandmother no longer came to school with me. I used to go to an English school in a motor bus. वो कह रहे हैं कि भले ही हम एक कमरे में रहते थे, एक कमरा शेयर करते थे, लेकिन मेरी ग्रैंडमदर अब मेरे साथ स्कूल नहीं जाती थी। ऐसा क्यों? क्योंकि पहले जो स्कूल था वो टेम्पल से अटैच था, अब सिटी में जो स्कूल है वो ऊपर से तो इंग्लिश मीडियम था, और वहाँ पर कोई टेम्पल आसपास नहीं था, और उनको मोटर बस लेने आती थी और वही छोड़ने जाती थी। तो वो यही लिख रहे हैं यहाँ पर, यही लिखा है कि वो एक इंग्लिश स्कूल में जाया करते थे, वो भी एक मोटर बस में। There were no dogs in the streets and she took to feeding sparrows in the courtyard of our city house. और गली में वहाँ पर स्ट्रीट्स में कोई भी डॉग नहीं होते थे, तो वो अब हमारे शहर के घर का जो कोर्टयार्ड था, यानी जो पीछे का मैदान था, वहाँ पर स्पैरोज़ को वो फीड करना शुरू कर दिया। स्पैरोज़ क्या होती हैं? बर्ड्स होती हैं, तो उनको उन्होंने फीड करना अब शुरू कर दिया था। As the years rolled by, we saw less of each other. For some time, she continued to wake me up and get me ready for school. तो वो कह रहे हैं जैसे जैसे साल गुजरते गए, वैसे वैसे हम एक दूसरे को कम देखते गए, और कुछ समय के लिए वो मुझे उठाया करती थी, तैयार करती थी स्कूल के लिए। और अब आगे देखते हैं। When I came back, she would ask me what the teacher had taught me. तो जैसे ही वो स्कूल से वापस आते थे, तो उनकी ग्रैंडमदर उनसे हमेशा ये पूछा करती थी, टीचर ने क्या पढ़ाया तुम्हें, टीचर ने क्या पढ़ाया, वो ये पूछती थी।
आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग। तो वो बताया करते थे उनको इंग्लिश के वर्ड्स, ये इंग्लिश के वर्ड्स पढ़ाए, छोटी छोटी चीज़ें वेस्टर्न साइंस की पढ़ाई, ये सारी चीज़ें पढ़ाई, द लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, द वर्ल्ड बीइंग राउंड एक्सेट्रा। वो बताते थे कि मेरे टीचर ने आज ग्रेविटी का लॉ पढ़ाया, आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ाया, और ये बताया कि जो अर्थ है, जो वर्ल्ड है, वो पूरा राउंड है, ये सारी बात पढ़ाया। तो ये सब सुन के ग्रैंड मदर बहुत अनहैप्पी हो जाती थी, क्योंकि ग्रैंड मदर को समझ नहीं आ रहा था ये कि एक कैसा स्कूल है जहाँ पर कोई टीचिंग नहीं है गॉड के बारे में, और ये क्या फालतू की चीज़ें पढ़ा रहे हैं जिसमें वो बिलीव ही नहीं करती थी। दिस मेड हर अनहैप्पी। ये सारी चीज़ें सुनकर वो हमेशा उदास हो जाती थी। शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स। अब विलेज में वो उनके शायद लेसन्स में हेल्प करती होंगी, क्योंकि वो सब हिंदी में होता था, पर यहाँ पर वो उनके लेसन्स में मदद भी नहीं कर पा रही थी, इस वजह से उन्हें बहुत बुरा लगता था। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दैट टॉट एट द इंग्लिश स्कूल एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट द गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स। वो जो हैं वो चीज़ें जो इंग्लिश स्कूल में पढ़ाई जा रही थी, साइंस की रिलेटेड, इंग्लिश वर्ड से रिलेटेड जो भी चीज़ें पढ़ाई जा रही थी, वो उन चीज़ों में बिलीव ही नहीं करती थी, और वो ये सोच कर के चिंतित रहती थी, हमेशा परेशान रहती थी, ये कैसा स्कूल है जहाँ पर गॉड और उनकी बुक्स से रिलेटेड कोई नॉलेज ही नहीं है, कोई टीचिंग ही नहीं है, कैसा स्कूल है। तो बहुत उदास थी ऑथर के एक इंग्लिश स्कूल में जाने से। One day I announced that we were being given music lessons. She was very disturbed. तो एक दिन जब ऑथर ने ये अनाउंस करा, ये बताया अपनी ग्रैंड मदर को कि आज उनको म्यूज़िक लेसन्स भी दिए गए हैं, यानी आज उनको म्यूज़िक भी पढ़ाया गया है, तो ये सुनकर के ग्रैंड मदर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई। अब ऐसा क्यों? बिकॉज़ ग्रैंड मदर के ओपिनियन में जो म्यूज़िक था वो जो है सिर्फ पुअर जो लोग हैं, जो निचली जाति के लोग हैं, जो बैगर्स हैं, वही ये सॉन्ग्स, वही जो है म्यूज़िक उन्हीं पर सूट करता है, नोबल फॉक के लिए ही नहीं बना है। इस ओपिनियन की वजह से वो बहुत अनहैप्पी फील कर रही थी अबाउट नोइंग दैट द म्यूज़िक क्लासेस वर गिवन टू ऑथर। तो वो कहती हैं टू हर म्यूज़िक हैड ल्यूड एसोसिएशन। ल्यूड का मतलब होता है नॉट डिसेंट, मतलब कोई चीज़ जो अच्छी ना हो। तो वो कह रही थी कि म्यूज़िक का हमारे साथ कोई अच्छे रिश्ते नहीं थे। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्लॉट्स एंड बैगर्स एंड नॉट मेंट फॉर जेंटल फोक। मोनोपोली का मतलब होता है डोमिनेंस, किसी चीज़ के ऊपर कब्जा होना। हार्लॉट्स का मतलब होता है लोअर क्लासेस की फीमेल्स, यानी लोअर कास्ट से की जो औरतें होती हैं उनको हम हार्लट्स बोलते हैं। बैगर्स मतलब आप सबको पता ही होगा, भिखारी वगैरह। तो और जेंटल फॉक मतलब ऊंचे स्तर के लोग। तो वो कहने लगी कि ये जो गाना वाना है ना, ये सब जो लोअर क्लास की फ़ीमेल होती हैं, बैगर्स होते हैं, सिर्फ उनके कब्ज़े में है, ये उनका काम है, ये ऊंचे लोगों के लिए नहीं बना है। शी सैड नथिंग बट हर साइलेंस मेंट डिसअप्रूवल। उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन उनका साइलेंस का मतलब ही क्या था कि वो इस बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं है, उस बात से वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। शी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर दैट। और उसके बाद से वो ऑथर से बिल्कुल भी शायद ना बोली। रेयरली का मतलब होता है बहुत ही कम बोली, उसके बाद वो ऑथर से बिल्कुल बहुत कम बोली। अब आगे देखते हैं। तो यहाँ तक उनका ऑथर का क्या चल रहा है, सेकंड फेज चल रहा है। इस स्टोरी को 3 फेज में उन्होंने डिवाइड करा है। एक तो विलेज लाइफ, और दूसरा उनका सिटी लाइफ, तीसरा उनका यूनिवर्सिटी वाला लाइफ। ठीक है। सो अब ऑथर का स्कूलिंग कंप्लीट हो गया था, अब ऑथर को यूनिवर्सिटी जाना था। तो अब क्या हुआ उनके रिलेशन में, देखते हैं। When I went up to university, I was given a room of my own. The common link of friendship was snapped. अब जब वो यूनिवर्सिटी पर गए, जब वो यूनिवर्सिटी में आ गए, तो उनको उनका खुद का कमरा दिया गया। अब तक वो ग्रैंड मदर के साथ रूम शेयर कर रहे थे, बट नाउ ही वॉज गिवन हिज ओन रूम ना। अब उनको खुद का कमरा दिया गया। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड। अब स्नैप का मतलब होता है ब्रोकन, कोई चीज़ टूट जाना। तो वो कह रहे हैं कि वो जो कॉमन लिंक था, कॉमन लिंक क्या था, वही कमरा दैट दे यूज टू शेयर विद ईच अदर, वो भी अब टूट गया था। अब वो अलग अलग कमरे में रहने लगे थे। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विद रेजिग्नेशन। अब इसका क्या मतलब है? सेक्लूजन का मतलब होता है स्टेट ऑफ लोनलीनेस या स्टेट ऑफ लिविंग अवे फ्रॉम पीपल। एक ऐसी अवस्था जिसमें आप लोगों से अलग रहते हो, बिल्कुल अकेले ज़िंदगी काटते हो। विद रेजिग्नेशन का मतलब होता है बिना किसी शिकायत के, विदाउट एनी ऑब्जेक्शन। तो कहते हैं कि उनकी ग्रैंड मदर ने उनका अकेलापन स्वीकार कर लिया बिना किसी को शिकायत के।
शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनी वन। अब वो पूरा दिन बिजी रहा करती थी, बिल्कुल भी किसी से बात नहीं करती थी। वो स्पिनिंग व्हील क्या होता है, चरखा, यानी वो चरखे को कभी अपने छोड़ती नहीं थी, हमेशा चरखे पर काम करती रहती थी, उसको छोड़कर किसी से बात करने की उनको फुर्सत ही नहीं होती थी। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी सैट बाय हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स, यानी सुबह से लेके जब से सूरज उगता था शाम के सूरज डूबने तक वो अपने चरखा के पास में बैठ जाया करती थी और स्पिनिंग करती रहती थी, चरखा चलाती रहती थी और प्रेयर्स जो हैं रिसाइट करती रहती थी, प्रेयर पढ़ती रहती थी। ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स फॉर अ वाइल टू फीड द स्पैरोज। हाँ, भले ही दोपहर में वो थोड़ी देर रिलैक्स किया करती थी, थोड़ी देर वो आराम करती थी अपने इस बिज़ी रूटीन में, थोड़ी देर, और वो भी आराम किस तरह से करती थी, स्पैरोज़ को खिलाकर, दाना खिलाकर, मतलब स्पैरोज़ को फीड कर कर। While she sat in the veranda breaking the bread into little bits, hundreds of little birds collected round her, creating a veritable bedlam of chirpings. अब यहाँ पे मीनिंग देख लेते हैं। बैडलम का मतलब होता है नॉइस एंड कन्फ्यूजन। चिर्पिंग्स का मतलब द साउंड दैट इज़ क्रिएटेड बाय द बर्ड्स, वो साउंड जो बर्ड्स क्रिएट करती हैं। बैडलम मतलब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होना। तो जिस दौरान वो वरांडा में बैठती थी तो और वो ब्रेड को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ती थी तो सैकड़ों पक्षी उनके आसपास इकट्ठे हो जाते थे और वो सैकड़ों पक्षी इतनी ज़्यादा आवाज़ निकालते थे, इतनी ज़्यादा चिरपिंग करते थे कि बिल्कुल एक शोर और कन्फ्यूज़न जैसा क्रिएट हो जाता था। सम केम एंड पर्च्ड ऑन हर लेग्स, कुछ पक्षी आते थे और उनके लेग्स पर रेस्ट करने लगते थे। पर्च का मतलब होता है रेस्ट करना, बैठ जाना, तो उनके लेग्स पर बैठ जाते थे। कुछ उन अदर्स ऑन हर शोल्डर्स, कुछ उनके शोल्डर्स पर बैठ जाते थे। सम इवन सेट ऑन हर हेड, शी स्माइल्ड बट नेवर शूट दैम अवे, तो कुछ उनके लेग्स पर बैठ जाते थे, कुछ उनके शोल्डर्स पर, यहाँ तक कि कुछ उनके हेड पे भी बैठ जाते थे। वो हमेशा स्माइल करती रहती थी, कभी भी वो उनको शू करके यानी भगाती नहीं थी, शू शू ऐसे नहीं करती थी, भगाती नहीं थी, हमेशा उनको स्माइल करती रहती थी। सो इट यूज़ टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ एन आवर ऑफ द डे फॉर हर, और यही उनके पूरे रूटीन में, यही उनके पूरे 24 घंटों में यही आधा घंटा उनकी खुशी वाला टाइम होता था। हैप्पीएस्ट मोमेंट्स वो इसी आधे घंटे में अपने स्पेंड करती थी। तो यहाँ पर हमें क्या पता चलता है, यहाँ पर हमें ये पता चल रहा है कि जब ऑथर यूनिवर्सिटी चले गए तो उनके रिलेशंस जो हैं एक दूसरे के टूवर्ड्स जो हैं थोड़े थोड़े दूर होते गए। उनका जो रिलेशन जितना क्लोज़ विलेज में होता था अब उतना क्लोज़ नहीं रहा था। वो ग्रैंड मदर उतनी बात नहीं करती थी, वो पूरा दिन अपनी 3 एक्टिविटीज़ करके बिताती थी। एक तो वो स्पिनिंग व्हील पे बैठ जाती थी, प्रेयर्स रिसाइट करती रहती थी, और तीसरा वो बर्ड्स को फीड करती थी। बस यही 3 तरह से वो अपनी ज़िंदगी काट रही थी। अब आगे देखते हैं। When I decided to go abroad for further studies, I was sure my grandmother would be upset. अब ऑथर ने यूनिवर्सिटी की भी स्टडीज़ कंप्लीट करनी थी, अब उनको अब्रॉड यानी देश के बाहर विदेश जाना था उनको अपनी हायर स्टडीज़ के लिए। तो उनको पता था कि अगर वो अपनी आगे की पढ़ाई के लिए उनको अब्रॉड जाना है तो उनकी ग्रैंड मदर बहुत अपसेट होंगी, वो बहुत उदास होंगी, क्योंकि ऑथर 5 साल के लिए दूर होने जा रहे थे। आई वुड बी अवे फॉर 5 ईयर्स, 5 ईयर्स के लिए वो अब्रॉड जाना चाह रहे थे। एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल, और उनकी एज को देख करके कोई भी कुछ नहीं बता सकता कि अब क्या होगा, क्या पता वो ज़िंदा रहेंगी या नहीं। But my grandmother could. She was not even sentimental. She came to leave me at the railway station, but did not talk or show any emotion. वो बोल रहे हैं कि मेरी ग्रैंडमदर मुझे ज़रूर बता सकती थी। शी वुड नॉट इवन सेंटिमेंटल का मतलब होता है इमोशनल, यानी भावनात्मक हो जाना, फीलिंग्स आ जाना। तो वो कहते हैं कि जब उनकी ग्रैंडमदर को पता चला तो वो बिल्कुल सेंटिमेंटल यानी बिल्कुल इमोशनल नहीं हुई। वो ऑथर को रेलवे स्टेशन पर छोड़ने आई, लेकिन उन्होंने कुछ बात नहीं करी, ना ही कोई इमोशन दिखाया, ना ही कोई भावना दिखाई। और उनके जो अब आगे देखते हैं, हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर। उनके जो लिप्स हैं वो अभी भी प्रेयर में मूव कर रहे थे, जो वो मन मन में पढ़ती हैं, और उनका जो माइंड था पूरी की पूरी तरह से प्रेयर में ध्यान लगा हुआ था, उनका लॉस्ट था उनका पूरा का पूरा दिमाग प्रेयर में।
Her fingers were busy tallying the beads of her rosary. Silently, she kissed my forehead, and when I left, I cherished the moist embrace as perhaps the last sign of physical contact between us. अब उनकी जो फिंगर्स थी वो उनकी फिंगर्स चल रही थी और वो रुद्राक्ष की माला को जप रही थी और उसको पढ़ रही थी। फिर चुपचाप से उन्होंने ऑथर के फोरहेड यानी उसके माथे पर ऑथर के फोरहेड पर किस करा, और जैसे ही किस करा तो ऑथर को बहुत अच्छा लगा और उसको ऑथर बहुत इमोशनल हो गए। उनको ये लगा कि शायद ये लास्ट साइन होगा फिज़िकल कांटेक्ट का बिटवीन मी एंड माय ग्रैंडमदर। मतलब वो जो मॉइस्ट इम्प्रिंट यानी जो वो गीला निशान था किसका उनकी जो माथे पर उनको मिला, तो उनको लग रहा था कि शायद मैं ये लास्ट साइन हो हम दोनों के बीच में फ़िज़िकल कांटेक्ट का। इसके बाद मैं शायद अपनी ग्रैंड मदर से मिल ही ना पाऊँ। तो वो उनको लास्ट जो मॉइस्ट इम्प्रिंट था वो बहुत ही अच्छा लगा, उसको उन्होंने बहुत प्यारा लगा। वो सोच रही थी कि शायद ये लास्ट साइन हो फिज़िकल कांटेक्ट का, इसके बाद हम मिल ही ना पाएँ। बट दैट वॉज नॉट सो। आफ्टर 5 years आई केम बैक होम एंड वॉज मैट बाय हर एट द स्टेशन। वो कहते हैं लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जैसा मैं सोच रहा था कि मैं लास्ट टाइम मिल पाऊँगा उनसे, वो लास्ट साइन है फिज़िकल कांटेक्ट का। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 5 साल बाद मैं घर वापस आया और वो मुझे स्टेशन पर मिली। शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर। और वो बिल्कुल भी एक दिन बूढ़ी नहीं लग रही थी, जैसे 5 साल पहले थी और वैसे ही आज लग रही थी। She still had no time for words, and while she clasped me in her arms, I could hear her reciting the prayers. Clasp का मतलब होता है सीज कर लेना, जकड़ लेना, मतलब किसी चीज़ को पकड़ लेना ज़ोर से, उसको क्लास्प कहते हैं। तो कहते हैं कि जब मैं वापस आया तो उनके पास फिर से बातें करने का समय तो था ही नहीं, वर्ड्स के लिए तो टाइम था ही नहीं। उन्होंने जल्दी से मेरे को क्लास्प कर लिया, जकड़ लिया अपनी बाहों में, उन्होंने मुझे जकड़ लिया। और जब उन्होंने जकड़ा तो वो कह रहे हैं कि मैं उनकी प्रेयर्स को रिसाइट करते हुए भी सुन पा रहा था। अब आगे देखते हैं। Even on the first day of my arrival, her happiest moments with her sparrows, were with her sparrows, whom she fed longer and with frivolous rebukes. Frivolous का मतलब होता है एक तरह से ऊपर ऊपर से, मतलब rebukes मतलब डांट फटकार करना, स्कॉल्डिंग करना। फ्रिवलस मतलब जैसे आप बच्चे को डांट देते हो ना, अरे बेटा ऐसे नहीं करते, गंदी बात ऐसे करके, तो मतलब ऊपर से, आप दिल से नहीं डांटते हो, मतलब बिल्कुल ऐसे ही छोटे से डांट देते हो ऊपर ऊपर से, तो वैसे ही इसका मतलब यही है। तो कहते हैं कि मेरे आने के पहले दिन भी उनके जो खुशी के पल थे वो स्पैरोज़ के साथ ही वो बिताया उन्होंने उनको बहुत देर तक फीड किया और थोड़ा थोड़ा डांट फटकार भी रही थी, लेकिन दिल से नहीं डांट रही थी, ऐसे ही प्यार में डांट रही थी बर्ड्स को। इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर। और अचानक से शाम में उनके ऊपर एक चेंज आ गया, मतलब एक अजीब से उनके बिहेवियर में मुझे चेंज नोटिस किया। शी डिड नॉट प्रे। उन्होंने ऐसा पहली बार हुआ कि प्रेयर नहीं करी। शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड, गॉट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग। उन्होंने पड़ोस की औरतों को इकट्ठा करा और एक पुराना सा ड्रम लिया और गाना शुरू कर दिया। उन्होंने उस ड्रम को बजाते हुए गाना शुरू कर दिया। For several hours, she thumbed the sagging skins of the dilapidated drum and sang of the homecoming of the warriors. तो सैगिंग स्किन्स ऑफ डिलापिटेटेड ड्रम का मतलब क्या है? डिलापिटेटेड ड्रम मीन्स अ रूइंड ड्रम, एक ऐसा ड्रम जो ख़राब हो गया हो। सैगिंग स्किन्स मतलब जो उसकी जो स्किन है, जो उसके ऊपर कवरिंग है, वो बिल्कुल लूज़ हो गई हो, यानी एक ऐसा ड्रम जो बहुत ही बुरी कंडीशन में हो, बहुत पुराना ड्रम। तो उन्होंने बहुत घंटों तक वो बजाती रहीं, थम मतलब बजाती रहीं उस पुराने से ख़राब से ड्रम को। और जो है उन्होंने होम कमिंग ऑफ द वॉरियर, और वो इस तरह से, मतलब जैसे कि जंग लड़के कोई जीत करके आता है ना, तो वो वाले गाने गाने लगी। जैसे कि वो ये सोच रही थी कि मेरा बेटा एक जंग जीत करके, मेरा पोता एक जंग जीत करके आया है, तो वो वॉरियर की होम कमिंग वाले सॉन्ग गा रही थी। वी हैड टू परसुएड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग। परसुएड मतलब हमने चाहा, ओवर स्ट्रेनिंग मतलब ओवर डूइंग, किसी चीज़ को ज़्यादा करना। हमने चाहा उनको रोकना का कि आप इतना ओवर डूइंग मत करिए, आपको नुकसान होगा, आपकी हेल्थ पर फ़र्क पड़ेगा। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट शी डिड नॉट प्रे। वो कहते हैं कि वो पहली बार ऐसा था, मैंने जब देखा, मैंने ये जाना कि उन्होंने प्रेयर नहीं करी। फर्स्ट टाइम उन्होंने अपनी प्रेयर ओमिट करी थी।
द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल, क्योंकि उन्होंने कहना नहीं माना, उन्होंने ओवर स्ट्रेनिंग करी, अगली सुबह वो बीमार हो गई. इट वॉज अ माइल्ड फीवर एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो. हल्का सा बुखार था उनको और डॉक्टर ने बोला कि वो बुखार चला जाएगा. बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन ऑथर की ग्रैंड मदर ने अलग से ही सोच रखा था. शी टोल्ड अस दैट हर हैंड वॉज नियर. उन्होंने ये बात बता दी थी कि अब उनका अंत पास आ गया है, वो ज़्यादा अब जी नहीं पाएंगी. उन्होंने पहले से ही ऑथर और ऑथर की फैमिली को बता रखा था. She said that since only a few hours before the close of the last chapter of her life, she had omitted to pray. She was not going to waste any more time टॉकिंग टू अस. तो अब ये बात उन्होंने कब बताई थी, यानी अपने लास्ट चैप्टर यानी अपनी ज़िंदगी के आखिरी टाइम से कुछ घंटों पहले ही हमें ये बात बताई थी कि अब उनका एंड जो है नियर आ गया है. शी हैड ओमिटेड का मतलब होता है मिस करना, मतलब छोड़ देना किसी चीज़ को. तो उन्होंने प्रेयर मिस करी थी. शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट. अब वो हमसे बातें कर और ज़्यादा टाइम अपना बर्बाद नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी प्रेयर ओमिट करके अपना टाइम वेस्ट कर लिया था. तो वो ऑथर और उनकी फैमिली से बातें करना भी नहीं चाह रही थी. वी प्रोटेस्टेड बट शी इग्नोर्ड आर प्रोटेस्ट. हमने कहा नहीं, आप हमारी बात सुनिए. हमने प्रोटेस्ट करा बट उन्होंने सारे प्रोटेस्ट को इग्नोर करा. उन्होंने ग्रैंड मदर ने उनकी एक नहीं सुनी. शी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट्स. वो चुपचाप बेड में लेट गईं और प्रेयर करती रहीं और अपनी वही रुद्राक्षी मालाएं जपती रहीं और पढ़ती रहीं. Even before we could suspect, her lips stopped moving and the rosary fell down from her lifeless fingers. So उससे पहले कि हम कुछ समझ पाते, कुछ बोल पाते, अचानक से उनके होठों ने काम करना बंद कर दिया. वो मूव करना रुक गए जैसे वो मूव कर रहे थे, और जो रुद्राक्ष की माला है उनकी बेजान उंगलियों से गिर गई. और इसका मतलब क्या हुआ कि उनकी ग्रैंड मदर की डेथ हो गई. उनके लिप्स ने काम करना बंद कर दिया. वो रोज़री जो रुद्राक्ष की माला थी वो भी उनके हाथ से गिर गई. और ऑथर को समझ आ गया कि उनकी ग्रैंड मदर अब इस दुनिया में नहीं रही. A peaceful pallor spread on her face and we knew that she was dead. Pallor का मतलब क्या होता है, पेल अपीरियंस होना, है ना. तो मतलब जैसे कि कोई डेथ हो जाती है तो चेहरा पीला सा पड़ जाता है ना, वैसा ही. तो वो कह रहे हैं कि उनके चेहरे के ऊपर एक बिल्कुल शांति जैसा पीला पीला चेहरा उनका हो गया था और हमें पता चल गया कि अब वो इस दुनिया में नहीं रही. She was dead. We lifted her off the bed and as is customary laid her on the ground covered her with a red shroud. तो जैसा कि कस्टमरी यानी रिवाजों के अनुसार, नियमों के अनुसार जैसा होता है, हमने उनको बेड से उतार के नीचे ग्राउंड पर लेटाल दिया और उनको लाल कफन से, रेड श्राउड का मतलब होता है कफन, जिसमें बॉडी को रैप करा जाता है. तो उन्होंने लाल कफन से उनकी बॉडी को रैप कर दिया, कवर कर दिया. आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फ्यूनरल. कुछ घंटों तक लोग मॉर्निंग करते रहे, यानी कुछ टाइम तक लोग अपना लमेंटेशन यानी सॉरो उनके ग्रैंड मदर के टुवर्ड्स एक्सप्रेस करते रहे. और उसके बाद में हमने उनको अकेला छोड़ दिया ग्रैंड मदर की बॉडी को, ताकि हम फ्यूनरल यानी उनकी अर्थी के लिए अरेंजमेंट्स कर सकें. In the evening we went to her room with a crude stretcher to take her to be cremated. क्रूड स्ट्रेचर क्या होता है, लकड़ी का वो जो होता नहीं है जिसमें डेड बॉडी को रखते हैं, वो लकड़ी का बना हुआ जो होता है उसको कहते हैं स्ट्रेचर. ठीक है. और क्रेमेटेड मतलब होता है डिस्पोज करना, किसी चीज़ को ख़त्म करना, नष्ट करना. तो इवनिंग में हम उनके कमरे में गए वही लकड़ी के स्ट्रेचर के साथ, ताकि उनकी बॉडी को डिस्पोज किया जा सके, उनकी बॉडी को ख़त्म किया जा सके, मतलब उसको जलाया जा सके. The sun was setting and had lit her room and veranda with a blaze of golden light. अब जिस समय वो उनको ले जा रहे थे तो उस समय जो सूरज है वो बिल्कुल डूब रहा था, और जो ग्रैंड मदर का पूरा कमरा था और वरांडा था उसमें बिल्कुल गोल्डन लाइट, बिल्कुल सूरज की रोशनी की चमक फैली हुई थी. पूरा कमरा चमक सा रहा था. वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड, यानी कोर्टयार्ड में जाते जाते हम आधे ही रास्ते रुक गए. अब ऐसा क्यों रुक गए? ऐसा इसलिए रुक गए, उन्होंने देखा कि बहुत सारी स्पैरोज जो हैं ग्रैंड मदर की कॉर्प्स यानी डेड बॉडी के अराउंड इकट्ठी हुई हैं, और ये देख करके वो रुकना पड़ा. देखते हैं क्या होता है. ऑल ओवर द veranda and in her room, right up to where she lay dead and stiff wrapped in the red shroud, thousands of sparrows sat scattered on the floor.
सो जितना भी वरांडा का एरिया था, जितना भी रूम का एरिया था, वहाँ जहाँ पर ग्रैंड मदर डेड लेटी हुई थी, बिल्कुल मतलब रैप थी, कवर्ड थी लाल कफन में, उस जगह के आसपास वरांडा और रूम में हज़ारों स्पैरोज़ इकट्ठी हो गई, फैल गई ज़मीन पर। देयर वॉज नो चिरपिंग। बर्ड्स बिल्कुल चुपचाप थी, उन्होंने बिल्कुल भी शोर नहीं मचाया, कोई आवाज़ नहीं निकाली। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स एंड माई मदर फेस्ड सम ब्रेड फॉर दैम। तो बर्ड्स इतनी ज़्यादा, इससे हमें ये पता चलता है कि इवन द बर्ड्स वर डिसअपॉइंटेड एट द लॉस ऑफ हर फीडर, कि वो अपने फीडर की लॉस पर बहुत ज़्यादा बर्ड्स भी डिसअपॉइंटेड थी, बहुत ज़्यादा उदास थी। इससे हमें ये पता चलता है। तो उनको, उनकी फैमिली को, खुशवंत और उनकी फैमिली को बुरा लगा बर्ड्स के लिए। खुशवंत की माँ ने कुछ ब्रेड लाया और उनको दिया। शी ब्रोक इन टू लिटिल क्रम्स द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू। तो उनकी जो माँ थी, खुशवंत की माँ ने ब्रेड को उसी तरह से क्रम्स यानी टुकड़ों में तोड़ा जिस तरह से ग्रैंड मदर तोड़ा करती थी, और बर्ड्स को फेंक कर दे दिया। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द बर्ड। लेकिन स्पैरोज ने खाना तो छोड़ो, दूर की बात है खाना, उन्होंने ब्रेड के ऊपर ध्यान भी नहीं दिया, ब्रेड को तरफ देखा भी नहीं। वैन वी कैरीड माई ग्रैंड मदर्स कॉर्प्स ऑफ दे फ्ल्यू अवे क्वाइटली। कॉर्प्स का मतलब होता है डेड बॉडी। तो जब उन लोगों ने ग्रैंड मदर की बॉडी को, डेड बॉडी को वो आगे लेकर के गए तो कुछ भी नहीं हुआ। बर्ड्स चुपचाप बिना आवाज़ करे उड़ गईं और वो चली गईं। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इन टू द डस्टबिन। स्वेप्ट का मतलब होता है साफ़ कर देना, ब्रेड और क्रम्स मतलब पीसेस। तो अगले ही सुबह क्या हुआ, जो स्वीपर था, जो सफाई करने वाला था, उसने सारे ब्रेड के टुकड़ों को साफ़ कर दिया और उसने वो डस्टबिन में फेंक दिए। सो विद दिस द चैप्टर कम्स टू एन एंड। तो इस चैप्टर से हमें क्या पता चलता है? इस चैप्टर से हमें ये पता चलता है कि ग्रैंड मदर का ऑथर के साथ में क्या रिलेशन था। धीरे धीरे कर कर जैसे जैसे वो एक दूसरे से दूर होते गए, उनका रिलेशन में डिस्टेंस आ गया। एंड ग्रैंड मदर जो हैं एक तरह से बहुत स्ट्रॉन्ग करेक्टर वाली लेडी थी, है ना। मतलब इवन दो ही लव्ड हिज सन, हिज ग्रैंड सन वेरी मच, बट ही डिडंट शो एनी इमोशन, ठीक है। ही रिमेन साइलेंट बट ही लव्ड हर वेरी मच। वो उसको बहुत प्यार, लव्ड हिम वेरी मच, वो उसको बहुत प्यार करती थी, ठीक है। तो इस चैप्टर से हमारा ये समझ में आता है कि उनका ग्रैंड मदर के साथ क्या रिलेशन था। So with this we are done. I hope all of you have understood this chapter. So we'll meet in the next video. Till then, take care and bye bye.